हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीटी एकेडमी में। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ओके। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर का वर्क क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऑपरेटर ना एक सिंबल होता है जो किसी भी किसी भी वैल्यू वैल्यू या वेरिएबल पर ध्यान समझना। अगर कोई पूछता है वेरिएबल ऑपरेटर क्या है, सबसे पहले पूछना कि सबसे पहले बताना है आपको कि ये सिंबल होता है किसी भी वैल्यू या वेरिएबल पर कोई ऑपरेशन, वेरिएबल या वैल्यू पे कोई ऑपरेशन या ऑपरेशन रिलेट एक्शन परफॉर्म करना होता है तो हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब इसमें बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, रिलेशनल ऑपरेटर आता है, लॉजिक ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, फिर प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ये सारी चीज़ें होती है। कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर से अब अर्थमेटिक ऑपरेटर का काम क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। अब देखो मैथ के जो भी मैथमेटिकली जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है, प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये हम किसके थ्रू करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर से। ठीक है, ये सारे हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। ऐसे हम देखो मीनिंग दिस एग्जाम्पल होता है कि दो वेरिएबल होंगे, उनके बीच में हम अपना ऑपरेटर यूज करेंगे। बाय प्रोग्राम देखते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को पता होगा प्रोग्राम बनाते कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं अपना हेडर फाइल। हमको सबसे पहले क्या लगाना है, हेडर फाइल। थोड़ा सा CLUD, मैं जूम कर लेता हूँ इसको। ओके, होप इतना जूम काफ़ी है। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे, कैंसिल हो गया, INCLUD इंक्लूड stdio.h। ओके। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखना है इंट मेन। ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप चाहो तो बाय यूजर इनपुट भी ले सकते हो जैसे मैंने सिखा रखा है, या फिक्स आउटपुट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करते हैं कि मैंने लिया इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 5 सेमीकोलन, इंट, यहाँ से देखना, इंट RESULT रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं कि हम कौन सा ऑपरेटर देख रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं ARITHMETIC अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अगर इसके सिंबल की बात की जाए कौन कौन से होते हैं, तो प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न के लिए ये यूज़ करते हैं, मॉडुलस या रिमाइंडर के लिए हम यूज़ करेंगे परसेंटेज। ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लस, जो हमने किया है a प्लस बी। बस हमें यही करना है और कुछ नहीं। हमने क्या किया, दो वेरिएबल लेंगे जिसमें जिनमें वैल्यू आएगी, और एक वेरिएबल लेंगे जहाँ पे हम ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे अपना। ना हमें करना क्या है, हमने दो वेरिएबल तो ले लिए जिसमें हमने एक में 10 और एक में 5 स्टोर करा दिया है। बस दूसरे वाले में क्या करना है, हमें रिजल्ट में उन दोनों को परफॉर्म करा देना है। किससे, अर्थमेटिक ऑपरेटर से। कोई भी ऑपरेटर ले लो, जैसे मैंने प्लस पकड़ा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटफ, यहाँ पे लिखना है
डबल इनवर्ट कॉमा ए डबल डी आई टी आई ओ एन एडिशन कॉलन परसेंट डी सेमिकॉलन नहीं कॉमा, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, RESULT रिजल्ट सेमिकॉलन, बस इतना। एडिशन एडिशन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ए और ए बी का एडिशन आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जब अगर प्रोग्राम को रन एंड कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, कंपाइल कराते हैं, नो, एडिशन इक्वल टू यहाँ पे 50 आ गया। ओके, वेल एंड गुड है। चलो ऐसा करते हैं, हमने सबसे पहले तो ये सीख लिया कि एडिशन करना सीख लिया है। अब अगर हमें सबट्रैक्शन करना हो गया, सपोज दैट सबट्रैक्शन करना हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ नहीं, इंट RESULT A माइनस B सेमिकॉलन PRINT printf इन्वर्टर कामा SUB सब TRACTI1 सबट्रैक्शन। फिर से परसेंट डी, इस बार भी हम क्या यूज करने वाले हैं, RESULT सेमिकॉलन। अब अगर प्रोग्राम को दोबारा रन एंड एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करते हैं, तो अब ये कह रहा है कि यह रिजल्ट 2 बार यूज हो चुका है, तो अब उसको दोबारा तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं कि उसे हम ओवरराइड करके देखें क्या चल जाएगा। अब चला के देखते हैं, अब चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात ये है कि एक बार अगर हमने एक बार इंट इक्वल टू रिजल्ट लिख दिया है, तो हम दोबारा इंट इक्वल टू रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं। हम सेम वेरिएबल बार बार इनिशलाइज नहीं कर सकते हैं, बट हाँ डिक्लेरेशन करते समय हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार इनिशलाइज कर दिया यहाँ पे इंट रिजल्ट, तो हम अभी यहाँ पे जब भी डिक्लेरेशन करते होंगे कि रिजल्ट इक्वल टू ये वो, तो हम उसे कई बार भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैंने लिखा RESULT रिजल्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल की जगह यहाँ पे है स्टार यूज करते हैं, बी इंटर सेमीकोलन वगैरह बाद इंटर PRINT प्रिंटफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हमें लिखना है ओनली मल्टीप्लाई PLI, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं, हाँ मल्टीप्लाई कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हो, आप जो लिखना चाहो, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे CATI1 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, परसेंट डी कॉमा अगेन RESULT रिजल्ट सेमीकोलन। दोबारा से हम कंपाइल एंड रन करेंगे, इस बार शॉर्टकट यूज करूंगा F11, यहाँ पे आ गया 55 मल्टीप्लिकेशन करते 50 आ गया यहाँ पे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक वन लाइन में आउटपुट आ रहा है, तो हमें न्यू लाइन के लिए हमेशा क्या करना होता है, हम लगाएंगे न्यू लाइन के लिए यहाँ पे \n, उसके बाद \n सेव करेंगे। देखो अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे इसका शॉर्टकट की क्या है, F11, तो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर ही F11 मिलेगा, उसको प्रेस करोगे तो ये आ गया। ओके 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 ओके, अरे रे रे रे, ये एक छोटा सा गलती हो गया हमारा हमसे। ठीक है, इसके एडिशन में भी लगाना है हमें, कि अब जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा। मैं दोबारा से कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, मतलब F11 प्रेस कर रहा हूँ, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ये आ गया, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ये आ गया। आप चाहे तो दोनों वेरिएबल भी प्रिंट करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रिंट हो गए। यहाँ पे
आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, PRINT प्रिंट एफ, मैं लिखता हूँ ए डबल कॉमा में ए इक्वल टू %d, फिर कॉमा b इक्वल टू %d, कॉमा यहाँ a कॉमा b, सेमीकोलन, F11 प्रेस करेंगे तो अच्छा हाँ, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि \n लगाना भूल जाता हूँ। देखो आया ना, a इक्वल टू बी, मतलब a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, एडिशन इसका ये आया, सब्ट्रैक्शन इसका ये आया, मल्टीप्लिकेशन इसका ये आया। अब हम क्या करते हैं, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ तक को सब कुछ सही चल रहा है। दोबारा से हम वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। इस बार हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, RESULT, रिजल्ट इक्वल टू A डिवीजन B स्लैश, बैक स्लैश नहीं, स्लैश। देखो इस ये सिंबल जो होता है डिवीजन के लिए होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PRINT प्रिंट एफ डबल कॉमा में यहाँ पे DVSION डिवीजन, इसका जो आया D, उसके बाद RESULT रिजल्ट। उसके बाद एग्जीक्यूट के पास जाते हैं, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। अब इसका जो डिवीजन आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि हम 2 को 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, 2 टाइम प्लस करोगे तो 10 हो ही जाएगा हमारा। इसके बाद हम चलेंगे, हाँ, इसके बाद बचता है मॉडुलस, जिसे हम कह सकते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट, अब आपको ये पता करना है ए और बी को जब डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आता है, जिसको हम डिवीजन कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं या मॉडुलस भी कहते हैं। बी PRINT प्रिंट एफ डबल कॉमा में यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे मॉडुलस लिख देता हूँ या थोड़ी रिमाइंडर लिख देता हूँ, ये ज़्यादा सही रहेगा। MAINDER रिमाइंडर %d सेमीकोलन RESULT रिजल्ट। सेव करेंगे प्रोग्राम को, रन करना चाहे तो मैं F11 प्रेस करूंगा, ये आ गया, जीरो रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है, जीरो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अगर हम देखो यहाँ पे कोई पॉइंट में वैल्यू आ नहीं रही है, अगर पॉइंट में आती तो फिर समझ में भी आता कि अगर इसको 5 से डिवाइड करने के बाद कोई शेषफल बच रहा है, नहीं बच रहा है, 10 को 5 से डिवाइड करके कोई शेषफल बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचता है ना। तो ये तरीका होता है हमारा क्या यूज़ करने का, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करने के लिए। जो ये सारे सारे प्लस माइनस डिवीजन होता है, ये इस तरीके से यूज होते हैं हमारे। इसी तरीके से एक नया वेरिएबल बना के हम क्या करते हैं, उसमें बस उन 2 वेरिएबल के बीच में हम अपना ऑपरेटर डाल देते हैं, पहले और दूसरे के बीच में हमने ऑपरेटर डाल दिया। अब जो भी रिजल्ट आना होगा आ जाएगा, वो कुछ भी वैल्यू होगी उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमें आउटपुट दे ही देगा। बट एक बात याद रखना कि जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो इंट के साथ ही यूज करना, ये नहीं कि हम कैर के साथ यूज कर लें, तो ये गलत कह रहेगा ना कि अगर काम यहाँ पे मैथ का हो रहा है, आप वहाँ पे इंग्लिश लिखोगे तो ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। अगर हमें भूख लगी तो खाना ही खाएंगे, पानी पीने से तो हमें भूख जाएगी नहीं। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे। कौन से ऑपरेटर पे, सेव करता हूँ मैं ज़रा इसको, और इतनी लाइन तो हमेशा इतनी लाइन तो हमेशा यूज ही करनी होती है। सेव करके कंट्रोल एन करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे ASSIGNMENT असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, सी में मेनली असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या होता है
कि कैलकुलेट प्लस असाइन, मतलब कि जो काम यहाँ पे कैलकुलेट, देखो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, असाइन मतलब ये वैल्यू असाइन की है, उसके बाद फिर हम उसे कैलकुलेट करा के इस वेरिएबल में असाइन करा रहे हैं। यही काम हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर सॉर्ट कर देता है कि कैलकुलेट करने के बाद तुरंत ही वहीं पे असाइन हो जाता है ना। यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं जरा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं प्लस इक्वल, कॉमा, माइनस इक्वल, कॉमा, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, कॉमा, डिवीजन इक्वल टू, कॉमा, यहाँ पे आएगा मॉडुलस इक्वल टू। ठीक है, ये इतने वेरिएबल होते हैं। अब होंगे, ये वर्क कैसे करेंगे? वर्क ऐसे करेंगे दोस्तों, देखो जैसे a प्लस बी ये था, इसको ही उठाता हूँ यहाँ पे रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अभी ये प्रोग्राम सेव नहीं है तो मैं इसको, अगर मान लो कभी कभी तुम ऐसा कि प्रोग्राम नहीं सेव किए और कंपाइल रन डाइवर्ट करा, मतलब आपने कंपाइल रन किया, तो ये पहले कहेगा कि आप ऐसा करो, पहले प्रोग्राम को सेव कर लो। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम 6.cpp सेव हो गया। अभी ये आ रहा है, सेव होते ही चल भी गया है कोड हमारा तुरंत, ए इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये आ रहा है। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर से देखेंगे इसको यूज कैसे करना है। जैसे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू बी, कॉमा, यहाँ पे हमें कैसे कहेंगे, चलो ऐसा बताता हूँ। जो चीज़ हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे थे अलग अलग, अब वो अलग अलग ना करके हम लोग एक ही में कर दे रहे हैं। मैंने क्या किया है यहाँ पे, देखो थोड़ा सा गलत किया है, अभी दोबारा बताता हूँ। जो मैंने यहाँ पे a इक्वल टू प्लस बी लिखा है, नहीं, a प्लस इक्वल टू बी ये होगा। और यहाँ पे एडिशन इक्वल टू, जैसे पहले रिजल्ट लिखा करते थे, कुछ नहीं करना है तुमको, यहाँ पे बस a पास कर देना है। सेव करोगे, उसके बाद फिर से प्रोजेक्ट प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करोगे, आ गया एडिशन इक्वल टू दिस। क्या बदला हमने, बस उसी ऑपरेटर, मतलब पहले ही वाली ऑपरेटर में असाइन कर दी वैल्यू। हाँ, एक ट्विस्ट बात ये भी होती है, किस वैल्यू को असाइन करें, मतलब किस वेरिएबल को असाइन करें हम, ये आप पे डिपेंड होगा किसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना चाहोगे। अगर मान लो 10 to 5 डिवाइड करेंगे, मतलब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आउटपुट आएगा, लेकिन डिवीजन करेंगे तो अलग आउटपुट आएगा, और 5 to 10 करेंगे तो अलग आउटपुट आएगा, थोड़ा सा आउटपुट बदलेगा। ओके दोस्तों, मतलब ऐसा ही होता है, अगर बदलोगे तो उल्टा कुछ ना कुछ तो वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं इसी तरीके से सब कुछ सारे ऑपरेटर देखता हूँ, इसी तरीके से अभी हम जितने यहाँ पे ऑपरेटर यूज कर रहे थे, यहाँ पे मैंने यूज किया था दिस सब्ट्रैक्शन, तो जो सब्ट्रैक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया था, तो हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी a माइनस इक्वल टू बी, यहाँ पे हमें लिखना है ओनली a। भूल जाता हूँ थोड़ा सा, आदत पड़ गई है ना कि ये क्या है हमारा, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है हमें यहाँ पे a मल्टीप्लाई इक्वल टू b सेमीकोलन। उसके बाद फिर a डिवाइज इक्वल टू b, सॉरी डिवीजन। ओके, यहाँ तक ओके है। इसके बाद हमें बस लिखना है a मॉडुलस परसेंट, कहाँ गया ये, इक्वल टू b।
मॉडुलस या रिमाइंडर, ये रहा। बस हमने कुछ किया नहीं है, हम जो पहले इस तरीके से यूज किया करते थे, अब हमें डायरेक्ट ही लिख दिया है मैंने, वहाँ पे कोई असाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया है। अब जैसे ही सेव करता हूँ मैं, सेव करके प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ। कंपाइल और रन करने के बाद एक गलती यहाँ पे आ गई, कह रहा रिजल्ट है यहाँ पे, बिल्कुल सही, गलत है ये, तो यहाँ पर भी ए होगा और यहाँ पर भी ए होगा। यहाँ पर भी ए ही होगा। ओके, कहाँ चला गया ये? 6 नंबर प्रोग्राम भाग गया, क्लोज हो गया गलती से। ओके ओके, अरे गलत 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 गलत, exe फाइल ओपन हो गई। exe फाइल नहीं ओपन होनी थी, ओपन होना था सी का प्रोग्राम। ओके, अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे गए, कंपाइल और रन किया, कोई एरर नहीं आई, ये रहा आउटपुट। कोई आउटपुट में बदलाव है? हाँ, बदलाव है, यहाँ पे पहले 2 आया करता था, अब यहाँ पे 10 आ गया है ना, थोड़ा सा बदलाव हुआ है डिवाइजेशन में, डिवाइड करते समय, क्योंकि अब हमने डिवाइड करके असाइन ही कर दिए को, इसलिए। समझ में आ गया? तो आपको दो चीज समझ में आ गई है, एक तो हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, एक हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद, अब हमको पढ़ना है रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन, ये सारे होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है कि मैं ऐसा करता हूँ, रिलेशनल ऑपरेटर पहले आपको कमेंट मतलब और लिख के बता देता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर, बस कुछ नहीं, ये ही बदला हूँ और कुछ नहीं, मतलब कुछ चीज़ें तो मतलब सेम ही होनी चाहिए, जैसे ये पता चले अच्छा ये प्रोग्राम हमने वहाँ पे यूज़ किया था तो ये रहा, यहाँ पे यूज़ किया तो ये रहा, यहाँ पे यूज़ किया तो ये रहा, कि हर प्रोग्राम के मल्टीपल पहलू हो सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर का काम होगा, ओके 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 ओके, डबल इक्वल या से नॉट इक्वल, फिर आता है ग्रेटर देन, फिर आता है लेस देन, ओके, फिर आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आता है लेस देन इक्वल टू। ये होते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। अब इनका बेसिकली काम क्या होता है? अब रिलेशनल मतलब, अब देखो ये एक रिलेशन की तरह काम करते हैं, रिलेशन पता करना है कि उनका लड़का इक्वल है कि नहीं है ना, कहते हैं मामा का लड़का देखो, पन बगल वाला मुंशी जी का लड़का देखो, पढ़ के ये बन गया वो बन गया। उसी तरीके से यहाँ पे रिलेशनल का भी काम होता है रिलेट करना ना, जैसे होता है ना कि हमको दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, उनको हमसे कंपेयर कर रहे हैं, वही काम यहाँ पर भी होता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, याद रखना, रिलेशनल ऑपरेटर्स दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। अब कंपेयर कैसे होगा, और जब भी कंपेयर होगा तो हमें ट्रू या फॉल्स ही आंसर आने वाला है, ये भी याद रखना कि यहाँ पे अलग ही आंसर आने वाला है। जैसे मैं लिखता हूँ इंट RESULT रिजल्ट इक्वल टू ए डबल इक्वल। अब देखो पहला इक्वल का मतलब होता है वेल असाइन करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। डबल इक्वल इक्वल में डिफरेंस बताओ।
अभी सी की बात हो रही है, अदर टेक्नोलॉजी में तो ट्रिपल इक्वल भी हो जाता है ना, वहाँ पे होता है सिंगल इक्वल, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल भी हो जाता है, तो थोड़ा सा बदल जाता है, बट हम उसकी बात ना करके यहाँ पे इसकी बात करेंगे। डबल इक्वल और सिंगल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है? सिंगल इक्वल काम करता है वैल्यू को असाइन करने में, डबल इक्वल करता है वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कि a इक्वल टू बी है तो ओके, वरना यहाँ पे प्रिंटफ में आप आउटपुट दिखाएंगे ए क्यू, कहाँ से लगे, ए क्यू यू ए एल टू इक्वल टू इक्वल टू सेमी कॉलन %d, यहाँ पे RESULT रिजल्ट। प्रोग्राम को सेव करता हूँ। अच्छा, मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया था। प्रोग्राम 7.cpp प्रोग्राम मैंने सेव किया है। अब कंपाइल एंड रन करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 0। देखो यहाँ पे 0 आया है, 0 आया है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, दोनों को 10-10 कर देते हैं, 10-10। अब आया है 1। समझे? बाइनरी का मतलब होता है कि अगर दोनों चीज़ें सिंपल हैं, सामान्य हैं, तो ट्रू आएगा, और ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। याद रखना, ट्रू मतलब होता है 1, फॉल्स मतलब होता है 0। ऑन ऑफ जब हम आप बाइनरी पर सिस्टम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अभी बाइनरी सिस्टम में इसमें भी थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। यहाँ पर भी होता है जब 1-1 मिलता है जैसे, तो वो 1 कहलाएगा, 1 1-0 मिलेगा तो भी 1 कहलाएगा, लेकिन 0-0 मिलेगा तो 0 कहलाएगा। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा नहीं होता है, तो अभी आगे इस पर डिस्कस कर लेंगे। ये हुआ। इसी तरीके से मैं तुमको दिखाता हूँ दूसरा ऑपरेटर। अब इसके बाद एक थोड़ा सा अटपटा सा प्यारा सा जो हमारा ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है, ये अभी आपको मैं 5 कर देता हूँ, तो अब ये क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, क्या ये नॉट इक्वल है? यहाँ पे बस हमें लिखना है ये नो टी, नॉट इक्वल टू, ये है, ये कहेगा जी, अभी कहेगा ट्रू। ट्रू आया ना 1, मतलब इसको यहाँ से बैकस्लैश n देना है, स्लैश। अब हम प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे ओके ओके ओके, क्या गलती हो गई? अच्छा अच्छा, डी गायब हो गया, डी डी, यहाँ से मैंने डी गायब कर दिया। दिस इज, यहाँ पे क्या आया, इक्वल टू है, अगर एक 10 और मतलब ए और बी इक्वल है, नहीं है, 0 आया। ए और बी नॉट इक्वल है, यस, 1 आया। अब इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल, अगर ग्रेटर देन है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ GREAT, ग्रेटर, THAN, देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अगर ये होगा ए से ग्रेटर तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये आया यस, क्योंकि ए जो है ग्रेट है किससे, बी से, तो ये आया यस। हाँ भैया, ग्रेड है, ये ग्रेट है। तो अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ग्रेड के बाद आता है लेस देन इक्वल टू, क्या आएगा, LESS, लेस देन।
लेस देन 0। क्यों? यहाँ पे ए से लेस नहीं है बी ना, या यूं कह सकते हो बी से लेस नहीं है, या बी से ग्रेटर नहीं है, या बी से लेस नहीं है ए ना, ये ग्रेटर है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। कह रहा है ए से लेस है बी, मतलब बी से लेस है ए, कह रहा है नहीं, है नहीं, वो ग्रेटर है, वो ज़्यादा है, ए ज़्यादा है बी कम है, इसलिए आया 0। अब अगर यहीं पे हम ऐसा कुछ करते हैं, हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल लगाते हैं, ऐसे समझो, हम यहाँ पे GREAT या ग्रेटर देन इक्वल टू बैकस्लैश एन ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पे सेव करने के बाद प्रोग्राम आया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, यस ग्रेटर देन इक्वल टू ये है ही, बट अब अगर यहीं पे हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेस देन इक्वल टू बनाना चाहें तो बनता है हमारा, चलो देखते हैं, LESS लेस देन इक्वल टू, देखो अभी मैं शॉर्टकट F11 ही प्रेस कर रहा हूँ तो उससे हमारा प्रोग्राम रन हो जा रहा है। ये कह रहा है ना ना लेस देन इक्वल टू कहाँ से है भाई, ये लेस ना ही तो लेस है ना ही तो इक्वल टू है ही नहीं, दोनों है ही नहीं। बेसिकली काम क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन का इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन चेक ही करेंगे, साथ साथ ये भी पता करेंगे कि जैसे मान लो 10 और 10 आ गया, 5 और 5 आ गया, तो ये ना तो ग्रेट है ना तो लेस है, तो इस केस में हम क्या करते हैं उसके साथ साथ इक्वल भी लगा लेते हैं। जैसे मैं कोई चेक करना है भैया, हाँ 18 साल अब हो, तो 18 साल होने के बाद तो क्या 18 साल हो गया हूँ, लेकिन एक कंडीशन और लगाना होता है, इक्वल भी, 18 साल हो गया 18 साल से ऊपर भी, दोनों काम करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अब बात करेंगे हम लॉजिक ऑपरेटर के बारे में। लॉजिक ऑपरेटर के बारे में कैसे बात करेंगे, लॉजिक लॉजिक, अरे एक मिनट, अब यहाँ पे लिखना है हमें लॉजिक, LOGICAL, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं, ये एक बार में ना ये क्लोज नहीं होता है पूरा पूरी लाइन, एंड उसके बाद होता है और स्लैश, ये सही लिख क्यों नहीं रहा है, अरे ये होता है, आ नहीं रहा यहाँ पे, फिर होता है नॉट, ये तीन होते हैं हमारे। ओके, ये तीन होते हैं हमारे पास। अब देखो ये तीन होते हैं, एक तो होता है एंड और नॉट, ये तीन होते हैं। प्रोग्राम पे थ्रू समझते हैं थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से कि देखो एंड का मतलब होगा कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब होगा दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो काम कर जाऊंगा। तीसरे का मतलब होता है कि अजला का भी आपने देखा कि उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो काम करेगा ना। अब इसको समझते हैं, लॉजिक ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन के
मल्टीपल कंडीशन को कंबाइंड हाँ, मल्टीपल कंडीशन कंबाइंड करने के लिए यूज होता है। जैसे सपोज करो कि हमें एक ऐसी कंडीशन चेक करनी है कि मतलब दो दो नंबर एक साथ चेक करने हो गए, दो नंबर एक साथ चेक करने हो गए, तो उस केस में जैसे ए इक्वल टू भी 10 मिल रहा है, बी इक्वल टू हमें 10 चाहिए। अगर दोनों इक्वल हैं तो भैया, अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कैसे चेक करेंगे उसको इक्वल है कि नहीं है? तो हम चलाएंगे एंड ऑपरेटर, तो हमारा काम करेगा। वहां पे अगर दोनों ही वर्क मतलब दोनों ही सेम होंगे तो हमारे पास ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। इस तरीके से और ऑपरेटर जो होता है, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, एंड एंड और ये हो गया ये नोट इन नॉट। ओके, जब अब देखो और में क्या होगा, और में दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो प्रोग्राम चल जाएगा। मतलब देखा जाए कि मतलब कि अगर हाँ ठीक है, किसी वेरिएबल में ए में या बी में 10 मिलेगा तो ट्रू आएगा, नहीं मिलेगा तो गलत आएगा। और नॉट का काम ही होता है जो सही आ रहा है उसको उल्टा कर दो। मैंने कहा ए नॉट इक्वल टू बी, कहेगा हाँ, वो तुरंत कहेगा हाँ यही है भैया, नहीं है। तो ये तो उल्टा ही काम करता है हमेशा हमारा। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? अगर आप लोग को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होगी तो आप बताइएगा, फिर से हम इसको थोड़ा सा और तोड़ के समझाएंगे। तो ऐसा करते हैं, प्रोग्राम समझते हैं। मैंने लिए यहाँ पे इंट ए और बी, काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे बना ली है। प्रोग्राम A.cpp, प्रोग्राम A.cpp। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर लगाने वाले हैं। कैसे? मैंने लिखा इन ऐसे कर सकते हैं, इसकी नीड भी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए इक्वल इक्वल बी या एंड इंट सी इक्वल टू 8 सेमीकोलन। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सी इक्वल टू परसेंट डी। अभी तक दो ही वेरिएबल यूज कर रहे थे, अब 3 यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा बढ़ा लिया हमने। यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर ए इक्वल टू बी नहीं है और साथ ही साथ बी इक्वल टू 5 होना चाहिए ना, रिजल्ट में तो यही होना चाहिए ना। ऐसा करते हैं यहाँ पे इंट RESULT रिजल्ट इक्वल टू लिखता हूँ मैं, तब अच्छे से क्लियर होगा। एंड बी इक्वल टू सी सेमीकोलन PRINT प्रिंट एफ डबल कॉमा में परसेंट डी बैकस्लैश n। किसका? यहाँ पे RESULT रिजल्ट, यहाँ पे भी RESULT। अब देखो इसके अंदर हम अपना कस्टम मैसेज लिखे हैं और इसके अंदर हमने ये वेरिएबल लिखा है जो यहाँ पे अनस्लाइज किया, मतलब असाइन किया गया है। यहाँ पे तो बस मैंने सेव किया प्रोग्राम को, F11 प्रेस किया है, कंपाइल एंड रन होगा, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई सही नहीं है, ना तो
ए इक्वल टू बी है ना तो बी इक्वल टू सी है, कोई नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे 10 भी कर दूं तब भी कोई मतलब नहीं है। दोबारा से रन करूंगा तो भी 0 आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बदल जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे b इक्वल टू सी कर a इक्वल टू सी करता हूँ तब भी रन करके देखते हैं, तब भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साथ साथ ये भी होना चाहिए, b इक्वल टू भी सॉरी b इक्वल टू भी c होना चाहिए। अब अगर रन करेंगे तो आएगा 1। ओके दोस्तों, मतलब दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, जिसके साथ भी आप फर्स्ट कंपैरिजन कर रहे हो तो सेम होनी चाहिए तो ही जाके चलेगा। अगर मैं पुराने प्रोग्राम को देखूं तो हमने प्रोग्राम पहले ऐसे लिखा था कि ए इक्वल पहले ए इक्वल इक्वल बी चेक करो, होगा तो ठीक है, साथ ही साथ अगर ए बी इक्वल टू सी भी चेक करना है तो वो भी कर सकते हो। मतलब दो या दो से अधिक हो जो बात हो, या दो मतलब कंपैरिजन करना हो किन्हीं दो के बीच में, तो जाके हम इन्हें एंड का यूज करते हैं। मतलब जैसा है नहीं कि भाई चलो पता करते हैं ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी मतलब ए इक्वल इक्वल बी और बी इक्वल इक्वल सी है, उसने कहा नहीं, 0 नहीं है, नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, कह रहा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये है कि बदलता क्या है यहाँ पे। बदलता यहाँ पे बस इतना है कि अगर यहाँ पे और ऑपरेटर यूज किया जाए तो प्रोग्राम को सेव करता हूँ और कंपाइल एंड रन किया जाए तो यहाँ पे आएगा 0। ये भी नहीं है, मतलब एक भी नहीं सही है। क्या कहते हो? एक भी नहीं सही है। एक तो सही होना चाहिए, मतलब मैं अगर ऐसे देखूं तो ए और बी तो सही है, ए और बी ऐसा नहीं, थोड़ा सा उल्टा करते हैं, बी को बनाता हूँ, मतलब एक को सही करता हूँ और एक को गलत कर देता हूँ। मतलब ए बी सही है लेकिन सी गलत है। अब सी जिसके साथ भी कंपेयर होगा वो फॉल्स में जाएगा। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट में क्या होगा, ए इक्वल इक्वल बी, हाँ भाई साहब हूँ बिल्कुल हूँ। क्या बी इक्वल इक्वल सी, नहीं हो, नहीं हो तो उससे क्या हम क्या करें। अगर एक बन गया है तो सही है, कहता हाँ भैया सही है, एक तो चल ही रहा है, देखो आ गया ना आउटपुट, कह रहा हाँ हूँ। ये होता है हमारा लॉजिक ऑपरेटर। अगर यहीं पे मैं बात करूं किसकी, नॉट की, तो ऐसे देखो, नॉट ए इक्वल इक्वल बी, तो अब अगर इसको रन करूंगा तो आएगा 0, जो कि है जो कि है। लेकिन अब ये क्या किया इसने, इसको जो है वो नहीं है और जो नहीं है वही है। इसका कहने का मतलब होता है भैया गलत, यहाँ पे तुम यहाँ पे गलत हो गया। अगर ये चीज यहाँ पे ना लगा के मैं यहाँ पे लगा दूं और के साथ साथ मतलब एंड के साथ साथ नॉट, यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। चलो दिखा देता हूँ, वैसे तो चल गया प्रोग्राम। अब यहाँ पे 0 ही आएगा, क्यों? क्योंकि इसका कहने का मतलब देखो ध्यान समझना, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। मतलब एक है तो 0 कर देगा, 0 है तो एक कर देगा। नॉट का मतलब ये होता है भैया ये ना हो तो ये, मतलब ए इक्वल इक्वल बी नहीं है तो फॉल्स, अगर ए इक्वल इक्वल बी है तो ट्रू, तुरंत यही चीज। अभी यही चीज यहाँ पे हो रही थी। ओके, अगर मैं अभी देखूंगा तो अभी मैं जब इसको रन कराऊंगा, ध्यान से देखना, लास्ट वाले में ये आ रहा है हाँ है, बिल्कुल 1 है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर जैसे मैं यहाँ पे नॉट लगाया हूँ, सेव किया हूँ, अब प्रोग्राम को रन किया हूँ, 0 कह रहा है ए नॉट इक्वल इक्वल बी। हाँ, कह रहा है नहीं, नहीं है भाई, कि इसने उल्टा कर दिया, सही को गलत, गलत को सही करना इसका काम होता है। इसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट।
ना, जो बेसिकली सी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सी में क्या, हर एक प्रोग्राम में ज़्यादातर यूज ही होता है। ए प्लस प्लस माइनस माइनस जो होता ही होता है। बेसिकली दो ऑपरेटर आते हैं, मैं आपको नोट से बताता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ओके। रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, वेरी गुड। लॉजिक ऑपरेटर हो गया, वेरी गुड। हाँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर जिसका काम जो होता है प्लस प्लस। देखो, प्लस प्लस वेरिएबल के की वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देता है। बेसिकली प्लस प्लस का क्या काम होता है, ये वैल्यू को ना एक इंक्रीज कर देता है। किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा। मतलब अगर 10 लिखा गया है तो 11 हो जाएगा, 5 लिखा गया है तो 6 हो जाएगा। ये काम होता है इसका। भाई प्रोग्राम भी देखेंगे। इसके बाद होता है हमारे पास डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का क्या काम होता है, इसका काम होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को एक से डिक्रीज कर देना। बस ये काम होता है। मतलब अगर समझो कि 10 है तो 9 कर देगा, 11 है तो 10 कर देगा। इसी तरीके से इसका बस काम होता है। 10 अगर अगर हमने 10 लिखा है तो उसको 9 बना देगा। आओ प्रोग्राम्स देखते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ना क्लोज नहीं किया है। ऐसा करता हूँ, रुक जाओ। छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे छोड़ देते हैं। डायरेक्ट प्रोग्राम लिखते हैं। देखो, इतना अगर अगर प्रोग्राम आपको समझ आ गया तो आप कमेंट जरूर डालिएगा कि हाँ यहाँ तक हमें क्लियर है। आपके कमेंट से हमें बस इतना समझ में आता है कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा उसको हम दोबारा डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे किसी बेटर आउटपुट के साथ या बेटर एक्सक्यूज के साथ या बेटर सॉल्यूशन के साथ। ओके, कमेंट जरूर डालिएगा आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे बेसिकली इतना करता हूँ कि इनको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करा करो, एज ए इंजीनियर आप कॉपी करना आना चाहिए, बहुत तगड़े थे। अब यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। मैं चाह रहा था कि लिखूँ ना, लेकिन चलो लिख देता हूँ। INCREMENT, इंक्रीमेंट ऑफ इंक्रीमेंट एंड DCREMENT, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दो तरीके के ऑपरेटर होते हैं, तो हम प्लस प्लस कॉमा माइनस माइनस। हो गया दोस्तों, प्लस प्लस और माइनस माइनस। मैंने लिखा इंट मेन, ऐसे लगाना भूल गया। कभी कभी मैंने सेंसेस को ब्रैकेट में बोल दिया होगा, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बस समझ आपको समझ में आना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब मैंने तो चलो ठीक है, ये लिख दिया है, वेल एंड गुड है। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता क्या है, नॉर्मल प्रोग्राम से देखो अभी। अभी जब हम थोड़े से टफ प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मतलब वहाँ पे फिर डेप्थ तक क्लियर होगा आपको कि कैसे कैसे वर्क होता है। आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंट इक्वल टू, ध्यान से चलो 8 लिख देता हूँ, ठीक है। प्रिंट एफ डबल कामा, मैंने लिखा ए इक्वल टू %d और ए। मैं प्रोग्राम को भी सेव कर देता हूँ, प्रो
ग्राम 9.cpp। अच्छा 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 अच्छा, बस मैंने सेव किया था, कभी कभी मैं ही भूल जाता हूँ कंपाइल रन करना दोनों एक साथ। तो 8 आ रहा है, वेल एंड गुड है। अब इंक्रीमेंट करके देखो क्या आउटपुट आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ए प्लस प्लस, अब अगर आउटपुट इसका देखने जाएं तो अब अगर इसका आउटपुट आता है, अब यहाँ पे आएगा 9। ये क्या किया गया है, इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे। और ऐसा करते हैं, चलो 9 हो गया, वेल एंड गुड हो गया है। अब अगर मैं यहीं पे इसको, यहाँ पे ए माइनस सॉरी इसको लगा मैं देता हूँ, ए माइनस माइनस करता हूँ, तो क्या आउटपुट आएगा, कंपाइल एंड रन। अब आया है 8। आप कहोगे सर लिखने की क्या जरूरत थी, पहले से भी तो 8 आ रहा था। नहीं आ रहा था, जब हमने डिक्रीमेंट नहीं लगाया था, इंक्रीमेंट लगाया था, तो उस टाइम 8 ना आके उस टाइम आ रहा था हमारे पास यहाँ पे 9। और जब हम लोगों ने एफ इंक्रीमेंट भी नहीं लगाया था, उस टाइम पे जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे थे कंपाइल एंड रन, तो 8 आ रहा था। अगर हम डायरेक्ट डिक्रीमेंट लगाते हैं, सेव करते हैं, अब प्रोग्राम को रन करते हैं, सॉरी 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 गलत हो रहा है, अब प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ पे 7 आया। बेसिकली इसका यही काम होता है, किसी भी प्रोग्राम में एक वैल्यू को ऐड करना या फिर एक वैल्यू को रिमूव करना, ये होता है, मतलब इंक्रीज करना डिक्रीज करना। बट थोड़ी सी बात यहाँ पे बदल तब जाती है जब यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट आता है या पोस्ट इंक्रीमेंट की बात होने लगती है। मतलब ऐसे समझो, ध्यान समझना कि मैं क्या कहता हूं कि चलो अगर मैं प्रोग्राम के साथ समझाऊं तो सही है या फिर नहीं सही है, प्रोग्राम के साथ समझाना ज्यादा सही है। बैक स्लैश स्टार बैक, ओके ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे, मैं एक प्रोग्राम बता दूंगा प्री इंक्रीमेंट का, तो आप समझ जाओगे। देखो अभी तक जो हम ये यूज कर रहे थे, ये था हमारा पोस्ट पोस्ट इन CREMENT, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब जो हम करने वाले हैं वो होने वाला है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट, तो मैं यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 8 ले लेता हूँ, ध्यान समझना, 8 ले लिया हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, printf a इक्वल टू %d x-n। अभी आप अगर कभी कहीं कहीं पे कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। विथ प्री ऑपरेटर, सही लिखा है ना मैंने, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट विथ प्री ऑपरेटर। मैं थोड़ा सा गलत लग रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप समझ लो। अब अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि आउटपुट क्या आने वाला है। पहले से रन किया गया प्रोग्राम बंद कर दिया हूँ, अब दोबारा रन करता हूँ, चलो 8 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस से करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, तो अब यहाँ पे 9 9 आ रहा है, वेल एंड गुड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी आ रहा था अभी भी आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, पहले असाइन कर रहा है, फिर जाके ये, मतलब फिर जाके ये वैल्यू हमें दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ कि मैं इसको ऊपर यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट, चलो हमने लगा तो दिया, यहाँ पे हमने, अरे पी नहीं लिखा जा रहा है,
प्री INCREMENT, प्री इंक्रीमेंट चलो हमने लगा दिया, लेकिन अगर हम यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट लगाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो इफेक्ट पड़ने वाला है, हाँ पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे पोस्ट लगाओ चाहे न लगाओ, तो उसको तो इफेक्ट पड़ने ही वाला है। ओके, तो ये होता है हमारा प्री इंक्रीमेंट। मतलब दो तरीके के इंक्रीमेंट आते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अब इनका बहुत ज़्यादातर केस में लूप जब हम चलाते हैं तो यूज होता है। वहाँ पे होता क्या है कि चलो मान लो ऐसा कर देते हैं, प्रोग्राम मतलब चलता रहे वो उस मतलब कम चेक होने से पहले आउटपुट आ जाए, तो उस केस में हम लोग प्री प्री इंक्रीमेंट लगा देते हैं। लेकिन एक ये कहता है कि नहीं, चेक होने के बाद आउटपुट आए तो हम पोस्ट इंक्रीमेंट लगा देते हैं। बस इतना काम होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, पहले करेक्ट वैल्यू यूज होती है, फिर इंक्रीमेंट होता है। लेकिन प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है फिर वैल्यू यूज होती है ना, पहले ही वो इंक्रीमेंट हो जाता है फिर जाके वैल्यू यूज होती है, उससे पहले ऐसे कुछ नहीं होता है। ओके, तो ये होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बहुत बस इतना आपको पता होना चाहिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेसिकली थ्योरी का ही पार्ट होता है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता कैसे। दो तरीके के होते हैं, पोस्ट और प्री। पोस्ट का काम होता है पहले करेक्ट वैल्यू चेक करना फिर इंक्रीज करना। प्री इंक्रीमेंट का होता है पहले इंक्रीज करना देन वैल्यू, फिर वैल्यू यूज करना, मतलब वैल्यू यूज करना समझो, या फिर वैल्यू करेक्ट करना समझो, ये होता है हमारा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक होता है कंडीशनल ऑपरेटर। ओके, कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली, कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर। आओ यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं CONDITIONAL, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे दिस और मतलब क्वेश्चन मार्क और सेमी कॉलन का यूज होता है, बस इतना यूज होता है। जैसे यहाँ पे एक बाय प्रोग्राम समझो कि देखो, सिंटेक्स एक तुम समझो कि कंडीशन क्या हो सकती है। कंडीशन ये हो सकती है कि मैं यहाँ पे कमेंट डाला हूँ कि कोई कंडीशन है, TIDITION, कंडीशन है, अगर उसकी देखो दो कंडीशन एक हम बनाते हैं और उसकी वैल्यू चेक करते हैं। वैल्यू VALUE, वैल्यू 1 2, वैल्यू CLUE, वैल्यू 2। अगर सही होगी तो आउटपुट आएगा, नहीं होगी तो दूसरा आउटपुट आएगा। मतलब जो भी कंडीशन है अगर वो सही है, ध्यान समझना, जो भी कंडीशन है वो अगर सही है तो पहला आउटपुट आएगा, अगर वो कंडीशन गलत है तो दूसरा आउटपुट आएगा। जैसा सपोज करो कि मैंने कहा यहाँ पे एग्जांपल थ्रू समझो, मैंने यहाँ पे कहा इस तरीके से कि इंट किसी की एज इक्वल टू 20 है, मैंने कहा हाँ, ठीक है। अब मैंने कहा कि चलो रिजल्ट बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे कैर यूज करने वाला हूँ। क्यों यूज करने वाला हूँ अभी बताता हूँ। मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि अगर एज आपकी 18 और 18 से ऊपर हो तो आप अडल्ट हो, वरना माइनर हो। ओके, बेसिकली अब जो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर में यूज करूंगा, जब आप पॉइंटर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैं यहाँ पे स्टार यूज करूंगा। स्टार वगैरह क्यों यूज होता है अभी हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, बट मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा, चिंता नहीं करना है। मतलब एक एक पॉइंट बताऊंगा, बट हम यहाँ पर समझने कंडीशनल ऑपरेटर। वैसे चाहे तो हम विदाउट स्क्वायर के भी बता सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे तुम इसके साथ सीखो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने बताया है कि आपको मैं स्टार के बारे में मतलब एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बस नोट बना लेना है, जब पॉइंटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे और अच्छे समझा देंगे। ओके, वरना किसी भी अगर नेक्स्ट टॉपिक में भी समझा सकता हूँ या तो फिर अभी भी समझा सकता हूँ, कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए। RESULT, रिजल्ट इक्वल टू, ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी इसका ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, क्वेश्चन मार्क अगर होता है तो, मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो यहाँ पे अडल्ट लिख दो, नहीं तो यहाँ पे माइनर लिख दो।
अब अगर यही चीज अगर सेम हम वहां देख रहे होते, क्या बोलते हैं आपके क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है हमारे पास, कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट स्टेटमेंट इफ एल्स में अगर देख रहे होते ना, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता। अच्छा ये बात है कि इफ में गया तो इल्ड अडल्ट हो गया, इल्स में गया तो हमारा माइनर हो गया, आर माइनर। ओके, अब अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं, PRIGLT क्या बोलूँ मैं यहाँ पे, PRINT, प्रिंट एफ, प्रिंट जी नहीं, प्रिंट एफ, नव कॉम में यहाँ पे UYOUR %D, कॉमा RESULT, रिजल्ट। नहीं सेव किया था मैंने प्रोग्राम को, तो ऐसा करते हैं, इसको कंपाइल एंड रन भी करा लेता हूँ। मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जाना है एग्जीक्यूट पे, कंपाइल एंड रन पे क्लिक करना है, तो ये क्या आएगा, पहले प्रोग्राम को सेव करो भाई, ऐसे कैसे चला दूँ मैं। मैंने कहा ठीक है, इसका नाम दे दो प्रोग्राम 9.cpp। इसने कहा ओके, सेव कर दिया। तो यहाँ पे इसने कहा एक गलती बता दी इसने, गलती क्या बता दी इसने, कहीं तो थोड़ी सी गलती हो गई। कोई नहीं, कोई नहीं, अगर हम यहाँ पे अडल्ट, सही तो है वैसे, तो मैं छोड़ क्या रहा हूँ वैसे। अच्छा 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 अच्छा, याद आया, याद आया, याद आया, सी का यूज करना है यहाँ पे। अभी भी गलत आ रहा है, क्यों भैया, क्यों क्यों ऐसा क्या गलती कर दी हो यहाँ पे। अच्छा सी नहीं, एस का यूज करो, क्योंकि यहाँ पे बड़े कैरेक्टर हैं। अभी भी ये गलती तो दे रही है, ये कह रहा है मैंने कहा कि इंट इज इक्वल टू ये हो गया, इसने कहा CHAR कैर RESULT रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया, माइनर सेमीकोलन दिक्कत कर रही है क्या, नहीं ये थोड़ी होनी चाहिए। मैं इनवैलिड कन्वर्सेशन फ्रॉम कॉन्स्ट कैर, अरे नहीं होगा ऐसा, फिर से गलती। इसमें एग्जैक्ट गलती क्या आ रही है, अच्छा मैं किसी और कंपाइलर में इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर में। चलो, होता है कभी कभी कंपाइलर भी इशू करने लगता है, उसको भी लग रहा होगा कि मैंने गलत लिख दिया है। हाँ, प्रॉब्लम इस कंपाइलर में है, इसको समझ नहीं आ रहा है, कहीं तो स्पेस स्पेस की प्रॉब्लम फंस रही होगी, और कुछ नहीं। ये अपने आप को कभी कभी ओवर स्मार्ट समझने लगता है। जब देखो प्रोग्राम तुमको लगे कि तुम सही हो,
लगे ना कि तुम सही हो तो यूं समझ लो कंपाइलर गलत है, कंपाइलर ही गलत है, क्योंकि देखो ऑनलाइन कंपाइलर में आ रहा है यू आर अडल्ट ना। कभी कभी होता है कि कभी कभी कोई चीज़ नहीं चलती है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 18 जगह 70 कर देता हूँ, फिर रन कराता हूँ तो माइनर आ गया यहाँ पे। ओके, माइनर आ गया, और यहीं पे अगर मैं 80 कर देता हूँ तो अडल्ट आ गया है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग बताया था कम ऑनलाइन कंपाइलर के बारे में, ये स्टार्टिंग में बताया है मैंने। इसके बारे में तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है, यूज करना एक दो कंपाइल बताया तो आप वो यूज कर सकते हो। तो समझ गए। अब यहाँ पे जो ये एरर आ रही है ना, कुछ मत समझो, ये मैं अगर ना इसको बंद करके दोबारा से रन करूँगा तो आई थिंक ये अच्छा अच्छा अच्छा। बात ये है कि 9 नाम के मैंने दो प्रोग्राम बना दिए, एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी। तो अब इसका नाम चेंज करना है, तो बरखुरदा इसका नाम कैसे चेंज होगा? इसका नाम मुझे जाना है डेस्कटॉप पे, सी प्रोग्राम पे, यहाँ पे अब मुझे ये समझना पड़ेगा कि कौन से प्रोग्राम में क्या रखा हुआ है। इस वाले प्रोग्राम में क्या रखा गया है? अरे चल ही नहीं जाए। अच्छा ऐसा करता हूँ, किसी न किसी को मैं आई थिंक फिर ये वाला नहीं होगा, यही वाला होगा, क्योंकि ये इस एक ही एक सी फाइल बन सकती है। प्रोफॉर्म लिख दिया हूँ उसको मैं, इसको मैं प्रोफॉर्म लिख दिया हूँ, सेव किया हूँ मैं। और पहले तो मैं, चलो कोई बात नहीं, जो बिगड़ गया है कोई बात नहीं, उसको बाद में सुधार लेंगे। सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं। यही यही सबसे गंदी आदत लगती है कभी कभी मुझे। कभी कभी ये इन कंपाइलरों क्या होता है, इनको समझ में ही नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। और क्योंकि अभी यही चीज़ तो हम ऑनलाइन चला रहे हैं, चलवाएं, उसको कोई समस्या नहीं आ रही, कह रहे ना मालिक हम कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जैसे चला लो हम तो चल जाएंगे। लेकिन इन जो ऑनलाइन वाले कंपाइलर होते हैं इनको बहुत समस्या होती है। और ऑफलाइन वाले में कह रहा है इज इन फंक्शन इंट मेन एरर इनवैलिड कन्वर्सेशन फ्रॉम कॉन्स टू कैर, मतलब इसको कन्वर्ट करने में समस्या हो रही है। ये कंपाइलर कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है हमारे प्रोग्राम को। देखे तुमने ऐसा आज प्रोग्राम बना दिया है कि वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं इसको। जाओ माफ़ किया, जी लो अपनी ज़िंदगी। अब हम चलते हैं एक नए पड़ाव की तरफ। नया पड़ाव होगा हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए आपको बाइनरी सिस्टम पता होनी चाहिए। वैसे मुझे भी नहीं पता बाइनरी सिस्टम क्या कि डेप्थ तक, बट समझाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो बाइनरी ऑपरेटर्स, अरे आर एस ऑपरेटर्स। अब इसमें होते क्या क्या है, इसमें आता है एंड, उसके बाद आता है और, देन आता है यहाँ पे एक्स नॉट, एक्सॉर, सॉरी एक्सॉर, जिसको एक्सॉर बोलते हैं। फिर ये आपको ये वाला ऑपरेटर, इसको कहते हैं नॉट। बिटवाइज ऑपरेटर में ये आता है बिटवाइज नॉट ना। ये होता है हमारा बिट, देखो ये होता है हमारा बिटवाइज एंड, ये होता है हमारा बिटवाइज और ये होता है बिटवाइज एक्सॉर, ये होता है बिटवाइज नॉट। इसके बाद फिर हमारे पास आएगा जिसको हम कहेंगे डबल लेस देन, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। डबल ग्रेटर देन, जिसको हम कहते हैं राइट शिफ्ट। मतलब राइट वैल्यू शिफ्ट हो जाती है और लेफ्ट वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। जब आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये पढ़ोगे, नाम नहीं याद आ रहा है, नाम नहीं, बाइनरी। बाइनरी जब आप पढ़ोगे ना तो होता क्या है, उसमें एक टर्म होता है
कि हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और राइट शिफ्ट करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग होती है। अब थोड़ा प्रोग्राम समझते हैं इसके पीछे बिटवाइज ऑपरेटर अब ये काम कैसे करता है। बिटवाइज ऑपरेटर नंबर के इंडिविजुअल, ध्यान समझना, नंबर के इंडिविजुअल बाइनरी बिट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब हमने कोई भी नंबर लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये उसका बाइनरी बिट्स बनाएगा ना, ये बाइनरी बिट्स बनाएगा, उसके बाद उस पे परफॉर्म होगा। लाइक मैं तुमको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से समझाता हूँ, देखो। बिटवाइज ऑपरेटर, ओके, बिटवाइज ऑपरेटर, अरे अंडरलाइन नहीं हो रहा है, बिटवाइज ऑपरेटर मैंने बता दिया। बिटवाइज ऑपरेटर नंबर के इंडिविजुअल बाइनरी बाइट्स पे परफॉर्म करता है। अब होगा क्या, जैसे ये सारे ऑपरेटर्स हो गए, लिखे हैं ना मैंने ये सारे सारे ऑपरेटर, यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे होगा ये, ओके। ये मतलब क्या नाम बताया था मैंने इसका, बिटवाइज और, ठीक है, और ऑपरेटर मतलब सिंगल, तो ये नाम नहीं रहेगा यहाँ पे रहेगा। मैं आपको करेक्ट नोट करके दे दूंगा, इसमें इसकी चिंता ना करो। जैसे सपोज करो मैंने लिखा int5 और int3, तो उसका जो बाइनरी होगा वो ये होगा, ठीक है, उसका बाइनरी ये कहलाएगा और 3 का बाइनरी ये कहलाएगा ना, उसकी ये बाइनरी होगी। और जब हम इसके साथ कोई भी ऑपरेटर कर, मतलब अगर आपको बाइनरी का प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आता तो आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे मैंने कहा एंड, अब एंड में क्या होगा, वो 5 और 3 में मैच करेगा दोनों वैल्यू को। ध्यान समझो कि दो वैल्यू है मेरे पास, एक तो ये वाली और एक तो ये वाली, दोनों वैल्यू क्या करेगा, एंड ऑपरेटर मैच करेगा। कैसे करेगा वो, जैसे मैंने कहा एंड, तो अब दोनों की बाइनरी पहले वो निकाल लेगा, उसके बाद चेक करेगा, अगर 1 1 है तो 1, 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 0, और 0 0 है तो 0। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि जैसे तो लैप कंप्यूटर समझता, मतलब कोई भी कंप्यूटर, वो हमारी जो हम आप बात कर रहे हैं ना, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बाइनरी है, ये एंड है, ये वो नहीं समझता है, या मैं जो टाइप कर रहा हूँ उसको वो नहीं समझ में आएगा, उसको उसकी भाषा समझ में आती है, उसको कंप्यूटर को अपनी भाषा में समझ में आती है। और कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, बाइनरी भाषा समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज से समझ में आती है कि हम जो भी लिखते हैं। जैसे मैंने इतनी सारा ये जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम बना दिया है, ये सब इससे उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। वो सबका कैलकुल, मतलब वो सबको प्रोग्राम को डिकोड करेगा वो अपनी भाषा में कंप्यूटर, तो उनका बाइनरी कोड निकालेगा। बाइनरी जब कोड निकालेगा उसको वो चीज़ समझ में आएगी, या फिर उसके अंदर वो चीज़ होगी तो आउटपुट देगा, वरना नहीं देगा। जैसे अभी यहीं पे देखो, प्रोग्राम हमारा सही है बट ये यहाँ पे आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर तुम कहते हो चलो ये सर किसी और में करके दिखा दो, 9 नंबर वाले में करके दिखा दो, यहाँ पे सेव करके अगर मैं कंपाइल और रन करता हूँ तब भी वही प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं कि इसमें हमने आई थिंक प्रोग्राम गलत लिख दिया, नहीं, इसकी प्रॉब्लम ही होती, कोई कोई प्रोग्राम ये नहीं समझ पाते हैं बहुत सारे कंपाइलर। सी में भी एक थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि इसके बहुत सारे कंपाइलर होने की वजह से भी ये उतना डिमांड में नहीं रहता है ना। बट जैसे अगर अलग टेक्नोलॉजी ले लीजिए, जैसे पाइथन समझ लो, पाइथन की खुद की एक आईडी है, वो कहीं पे भी परफॉर्म हो जाती है आराम से। बट सी में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, मतलब सारे कंपाइलर अलग अलग मेमोरी आउटपुट बताते हैं, ओके। तो अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं अगेन, थोड़ा सा मतलब टॉपिक से बाहर चले गए थे, अब उसको समझेंगे तो बहुत डेप्थ तक चला जाएगा। बिटवाइज ऑपरेटर का बेसिकली काम यही होता है, किसी भी वैल्यू को क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा किसमें, वो सीधा सीधा कन्वर्ट करेगा बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम के बाद अब जो भी ऑपरेटर आप परफॉर्म करोगे, मतलब बिटवाइज ऑपरेटर, जो जो ऑपरेटर होते हैं उन पे वो और लगाओगे, तो वो पहले सबसे पहले कोई भी वैल्यू होगी, बिटवाइज ऑपरेटर जब भी यूज होगा तो तुरंत वो पहले क्या करेगा, उनको कन्वर्ट कर देगा, उनकी वैल्यू को किसमें, बाइनरी में। उसके बाद उसके हिसाब से वैल्यू बताएगा ना। नहीं तो अदर में क्या होता है कि वो हमारे वैल्यू को बताते हैं। जैसे मैं आपको बाय प्रोग्राम समझाता हूँ। मैं यहाँ पे इतना कौन लिखेगा, थोड़ा सा मेरे अंदर एक गंदी चीज़ है, गंदी चीज़ ये है
कि मैं कॉपी बहुत जल्दी कर लेता हूँ, मतलब कि मैं कॉपी बहुत जल्दी करता हूँ, मुझे मजा आता है कॉपी करने में, फटाक से वो सटक हो जाएगा। इन मेन, फिर से आदत खराब है, इंट डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ, RESULT, रिजल्ट इक्वल टू 5 and 3। अब आपको अच्छे से पता है कि 5 और 3 में 3 का आउटपुट क्या है, 5 और 3 का ये आउटपुट है। ओके, ये इसका बाइनरी सिस्टम है, 5 का ये है, और सॉरी 5 की वैल्यू ये है और 3 की वैल्यू ये है। और अगर एंड लगाया हो तो अब देखो यहाँ पे एक जगह मैच किया है 5 और 3, 5 एंड 3 एक जगह मैच किया है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, प्रिंट एफ डबल कॉमा में %d कॉमा RESULT। सेव करता हूँ प्रोग्राम को, सब प्रोग्राम 11.cpp। ओके, मैंने सेव कर दिया है। अब हम सबसे पहले एंड यूज कर रहे हैं क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एंड। यहाँ पे लिखूं या ना लिखूं, चल रहे हैं तो नहीं लिखता हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट पे जाता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पे आया 1 आया, मतलब ये भी ट्रू एंड फॉल्स ही बताएगा, ऐसा नहीं कुछ और बता देगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 कर दूँ, तो मतलब अगर वैल्यू बदलूंगा तो क्या आउटपुट बदलेगा, हाँ बिल्कुल बदलेगा, 0, क्योंकि 2 का बाइनरी क्या होता है, जैसे 5 और 3 की बाइनरी आपको पता है, अगर मैं 2 की बाइनरी बताऊं, मैंने कहा 2, अब इसकी बाइनरी निकालें तो BINARY बाइनरी कोड या नंबर कह सकते हो, बाइनरी कोड इसका होगा, अरे बाइनरी कोड देखते हैं कहीं से, ये थोड़ा सा ना मैथ में, हाँ चलो 10 मिलेगा, 10 बाइनरी होता है 10। नहीं 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 नहीं, बाइनरी, बाइनरी नंबर मैं सर्च करता हूँ एक बार। बाइनरी, अरे वैन, चलो बाइनरी वैल्यू सही। ठीक है, छोटा थोड़ा स्किप मारते हैं, लेकिन इसकी 10 ही वैल्यू होगी। अब 10 जब यहाँ पे कैलकुलेट करने जाओगे तो यहाँ पे 00 जी, मतलब 10 0, और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1, तो ये फिर से 0, बाकी तो वो फिर 0 ही 0 कहलाएंगे, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ पे आ रहा है 0 0। ओके दोस्तों, तो ये होता है बाइनरी, मतलब बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा सा ऐसे ही काम करता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बहुत ट्रिकी पार्ट है ये हमारा, बट टेंशन नहीं लेना, मैं इस पर कम से कम कुछ नहीं तो बहुत सारे तो मैं एग्जांपल करवा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको बाइनरी सिस्टम अच्छे से पढ़ लेना, एक बार आप बाइनरी सिस्टम अच्छे से पढ़ लिए तो फिर प्रोग्राम हवा हवाई हो जाएगा। तो आपने यूज कर लिए बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब मैं तुमको बताता हूँ बिटवाइज, कौन सा नाम नहीं आ जा रहा, बिटवाइज और ऑपरेटर, बिटवाइज और, यहाँ पे \n लगा देता हूँ, n, और यहाँ पे लिख भी देते हैं AND, एंड, क्योंकि अब थोड़ा सा क्लियर क्लियर चलेगा तो मजा आएगा। इसको कंट्रोल C। अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं और अब अगर देखो मैं यहाँ पे पहले 3 लिखता हूँ, पहले तो 3 लिखता हूँ, मतलब पहले जो था वही कर दिया मैंने, पहले 3 लिखा है। अब अगर इसको कंपाइल एंड 1 कराता हूँ
तो यहाँ पे आ रहा है 7। अब ये मत कहना सर 7 कहाँ से आ गया, ना 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 ना, ये इसने कैलकुलेट किया है इसकी बाइनरी वैल्यू, तो जाके ये 7 आ रहा है। अब अगर मैं इसकी 3 करूं, मतलब होता क्या है कि देखो ऐसे समझो, ये लास्ट में ना, ये चीज लास्ट में प्लस भी होती है। ओके, ये लास्ट में प्लस भी होता है हमारी वैल्यू, तो इस वजह से अगर ये प्लस होता है तो पूरी वैल्यू निकल के आती है। जैसे अगर मैं इसको 0 0 0 0 0 1 को प्लस करूंगा तो 1 ही कहलाएगा। ऐसे ही जब आप और ऑपरेटर यूज करते हो तो उसमें होता क्या है कि वो वैल्यू कैलकुलेट करता है और उनको प्लस मतलब कंपैरिजन करता है, उसके बाद प्लस भी करेगा। ओके, ये काम होता है। और अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, F7 प्रेस करेंगे, तो भी यहाँ पे 7 आ रहा है, क्योंकि उसकी भी वैल्यू यहाँ पे 7 ही कहलाएगी। ओके, मतलब किसी की वैल्यू कैलकुलेट होने पे ये आएगी, तो वो कह रहा है ठीक है भाई कोई बात नहीं, ये 5 की होती है। अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो आता है एक्स और, एक्स और, एक्स और थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है वो, यहाँ पे चलो प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम को इस तरीके से चेक करता है वो, एक मतलब उनकी जो कैलकुलेशन होती है बाइनरी की, उससे वो चेक करेगा, देन यहाँ पे वो आउटपुट देगा। देखो मैं तुम्हें बाइनरी सिस्टम नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं तुम्हें बस उनकी वैल्यू बता रहा हूँ। बट हाँ, आप अगर थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम मतलब बाइनरी समझ जाओगे कि 5 और 3 की बाइनरी क्या होती है, तो अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि यहाँ पे ना फिर मुझे सबके लिए थोड़ा थोड़ा मतलब इस तरीके से बाइनरी लिखना पड़ेगा। ओके, तो मुझे फिर बाइनरी भी आपको पढ़ाते हुए चलना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा ये पार्ट ट्रिकी है, तो उसके लिए आई श्योर कि आप लोग थोड़ा सा बाइनरी सिस्टम मतलब बाइनरी पढ़ के आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब बाइनरी कोड पता होना चाहिए। अब जिन जो ये वीडियो देख रहा है, जिनको अगर बाइनरी आती है उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ओके, ये वैल्यू। अब आता है एक्स और, मतलब अब देखो नॉट का देखो, और एक्स नॉन दोनों एक जैसी काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉट का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हम जिसके सामने नॉट लगाएंगे तो वो कहेगा नॉट बाइस को रिवर्स, देखो ये क्या करता है रिवर्स कर देता है। जैसे मैंने लिखा है 5 नॉट 5, तो अब ये क्या करेगा, NOT रिवर्स कर देगा, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको तुरंत ही रिवर्स कर देगा लाइक दिस। अब ये -6 कर दिया है, जो 5 की वैल्यू 6 आ रही थी, देखो 5 की वैल्यू एक्चुअल में 6 थी। यहाँ पे किस में, XOR में, XOR में और नॉट में। देखो एक्स नॉट में क्या हुआ, उसने इसकी और इसकी वैल्यू प्लस की है, तो जाके हमें 7 मिला है। लेकिन अगर XOR में बात की तो वो किसी एक की जो वैल्यू कंपेयर करेगा, जिसकी ज़्यादा होगी उसको उसने दिखाया है। अब मैंने अगर 5 को बताया, 5 की वैल्यू तो 6 मतलब 6 आ ही रही थी, बट इसने उसको नेगेटिव में दिखाया है। क्यों? क्योंकि इसने जो हमारा बाइट आ रहा था उसको क्या किया है, रिवर्स किया है। नॉट क्या करता है, नॉट बाइस को रिवर्स कर देता है, रिवर्स कर देता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे सबसे छोटी का ही 1 ले लेता हूँ, लेफ्ट शिफ्टिंग देखेंगे। यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ SHIFT, लेफ्ट शिफ्ट। अब होगा क्या, ये लेफ्ट तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट, मैंने लेफ्ट पूरा लिखा है, शॉर्ट में लिखा है। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। अब देखो बिट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता है, जो भी वैल्यू आ रही होगी, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट प्रोग्राम देखो, वह तुमको पता है कि 5 आ रहा है और 6 आएगा, लेकिन ये 1 की वैल्यू उधर शिफ्ट कर मतलब लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है और लेफ्ट की इधर कर देता है। इस तरीके से ये प्रोग्राम काम करता है। इसी तरीके से हमारा राइट शिफ्ट भी होता है, जो भी आपने देखा है। और राइट शिफ्ट में मैं करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं वैल्यू बदल देता हूँ, इस बार वैल्यू बदल देता हूँ। चलो आपको थोड़ा सा वैल्यू बदल के भी दिखा देता हूँ। पुरानी वैल्यू भी रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट SHIFT, राइट शिफ्ट। अब मैं अगर इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ, शॉर्टकट ही रन किया है, तो अब ये 5 आ गया है। ओके, अब इसने यहाँ पे 5 दे दिया है क्योंकि इसने ओल्ड वैल्यू दे दी, मतलब
10 की वैल्यू इधर शिफ्ट कर दी है, और अगर मैं यहाँ पे 5 करूँ तो क्या आएगा, जैसे आप अभी तक देख ही रहे थे। तो अब ये आएगा 2। 2 कैसे, क्योंकि अगर बाइनरी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये हमारा 1 और 2 ही 1 में लगाए, तो इसको जो भी कैलकुलेट करके आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। ये होता है हमारा राइट शिफ्टिंग और लेफ्ट शिफ्टिंग का बेसिकली काम। ओके, तो बस अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, आप लोग इतना प्रैक्टिस करो। ओके, थोड़ा सा बाइनरी पढ़ लेना, तो फिर उसके बाद ये थोड़ा सा लास्ट वाला टॉपिक देखना, बिटवाइज ऑपरेटर। लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि कैसे काम हो गया, बट बस अब आपको जैसे बाइनरी सिस्टम पता होगा कि कब वैल्यू प्लस होती है कब माइनस हो जा रही है, तो आप खुद ही समझ जाओगे किसकी वैल्यू प्लस हुई है किसकी वैल्यू माइनस हो गई है। उसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं होगी। तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, जो चीज़ इसमें से नहीं समझ में आएगी तो आप बताना। अगर आपको बाइनरी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताना, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले बाइनरी पढ़ेंगे, फिर बाइनरी के साथ प्रोग्राम भी देख लेंगे। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पहले हम बाइनरी पढ़ाएंगे, फिर बाइनरी के साथ साथ प्रोग्राम भी आपको पढ़ा देंगे। अगर आपको जो मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा, जिससे हमें ये पता चलता कि हाँ कि आपको क्या है एक्चुअल में प्रॉब्लम है और कहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे।